अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतीक इस्लाम। आज का हमारा मौजू जो है वो है सदारती निज़ाम। पाकिस्तान के अंदर 2018 के इलेक्शन से पहले माहौल गर्म था सदारती निज़ाम के हवाले से, आपने ख़बरें सुन रखी होंगी। इसी तरह गाहे बगाहे मुख्तलिफ दौरानिए के अंदर आपको सदारती निज़ाम की ख़बरें मिलती रहती हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि पाकिस्तान टेलीविज़न पर न्यूज़ चैनल के ऊपर एक निजी न्यूज़ चैनल के ऊपर जो है वो सदारती निज़ाम के हवाले से ख़बरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं और बाकायदा उसकी कैंपेन शुरू हो चुकी हो। लेकिन इस हवाले से सदारती निज़ाम जो है वो पाकिस्तान में क्यों आना चाहिए, इसकी वजूहात क्या हैं, उस वजूहात से आपको आगाह करेंगे और इसके बाद दोबारा एक व्लॉग बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम है वो किस तरीके से आ सकता है। फ़िलहाल उसकी वजूहात के ऊपर जो है वो निगाह दौड़ाते हैं। वेलकम बैक। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर सदारती निज़ाम की वजूहात क्या हैं। आपने देखा होगा कि 2018 के इलेक्शन में आपको बाज़गश्त इस्लामाबाद में उस वक्त सुनाई दी थी सदारती निज़ाम के नाफिज होने के लिए। उसके बाद भी 3 साल के अंदर जो है मुख्तलिफ आवाज़ें आपको सुनाई देती रही होंगी, लेकिन एक स्टेप आगे बढ़कर अब सदारती निज़ाम इस तरह से जो है उसकी बाज़गश्त सुनाई दे रही है कि एक निजी न्यूज़ चैनल ने बाकायदा तौर पर उसकी कैंपेन अपने मीडिया पर जो है वो चलानी शुरू कर दी है। आपकी नज़र से वो न्यूज़ गुजरी होगी और वो कैंपेन भी गुजरी होगी। मैं आज आपको वजूहात बताऊंगा कि पाकिस्तान के अंदर जो पार्लिमानी निज़ाम है उसका ढांचा जो है वो किस तरह से मुतासिर हो रहा है, किस तरह से ये इमारत जो है वो अब ज़मीन बोस हो रही है, लोग किस तरह से इस निज़ाम से मुतनफ़र हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि तकरीबन 300 से 400 लोग जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी करने के लिए जिनको हम वोट दे के वहाँ पर पहुँचाते हैं, तो वो वहाँ पर पाकिस्तान की आवाम के लिए तो कानून साजी नहीं करते, वो अपनी शुगर मिलों को और इसके अलावा अपने बिज़नेस को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सेनेट के अंदर और कौमी असम्बली के अंदर कानून साजी करवाने लग जाते हैं। और जब हम देखते हैं कि वो हमारे ही वोटों से जब वहाँ पर पहुँचे हैं तो हमारे हक़ में कानून साजी की बजाय जब वो अपने बिज़नेस को तहफ़्फ़ुज़ देने लगते हैं और अपने ही कोर्ट कचहरियों की सियासत करने लग जाते हैं और आवाम को पसे पुश्त डाल देते हैं, तो इस सारे निज़ाम से आवाम जो है अब एक काफ़ी हद तक मुतासिर हो चुकी है, यानी कि उनको सियासतदान जो हैं उनके ऊपर एतमाद जो है वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक आम आदमी कोर्ट कचहरी में भी मुतासिर हो रहा है, अगर वो थाने में जाता है तो पुलिस ब्यूरोक्रेसी जो है वो उसकी बात बिल्कुल नहीं सुन रही। मैं खुद ज़ाती तौर पर अपनी कंप्लेन लेके जब अपने शहर में SHO साहब के पास पहुंचा तो मेरे इस आंखों के सामने मुल्ज़िम जो है वो किस तरीके से एक ASI के सामने उसका टेबल थपथपा के और टांग पे टांग रख के सिगरेट पी रहे थे, उसको मैं अपनी आंखों से लाइव देख रहा था। इसी तरह से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस और इसी तरह से कस्टम ऑफिस और जितने भी पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी है और इदारे हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी एक एजेंडे के ऊपर जो है वो कारबंद है। वो एजेंडा ये लगता है कि इस सिस्टम को स्टक कर दिया जाए। तकरीबन पाकिस्तान के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है वो हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है, जैसे उनको इंस्ट्रक्शंस हैं कि स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो काम जो है वो बंद कर दें और काम ना करें। इसकी मैं कुछ वजूहात तो आपको ये बताता हूँ कि जैसे ही इमरान खान साहब ने पुलिस अफीसरान के करप्ट पुलिस अफीसरान की जो फाइलें हैं वो PM हाउस में मंगवाई और जितने भी पुलिस ऑफिसर हैं वो कैसे कैसे करप्शन कर रहे हैं और कैसे कैसे आवाम को तंग कर रहे हैं, उनकी फ़ाइलें जैसे ही इस्लामाबाद में पहुंची तो उन पे एक्शन होने लगा। तो ये पूरी जो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है वो एक सफ़े पर मुत्तफ़िक हो गई, एक सफ़े पर इकट्ठी हो गई कि और हमें ये भी पता चला कि वो वज़ीर आज़म साहब को किस तरह से धमकाने लग गए कि अगर आपने पुलिस ब्यूरोक्रेसी पर हाथ डाला तो पूरे मुल्क के अंदर जो है वो हालात जो है किस तरीके से वो ख़राब करेंगे। तो ये चीज़ें हमने अपनी आंखों से देखी। तो इसी तरह वज़ीर आज़म साहब बार बार जो है वो अशराफिया का और ऐसी ब्यूरोक्रेसी का जिक्र करते रहते हैं जो कि उनके रास्ते में रोड़े अटका रही है और वज़ीर आज़म साहब के कहने पर भी वो काम नहीं कर रहे। इसी तरीके से आप देखें कि PIA जो है वो मकरूज़ इदारा है 500 अरब रुपए का। इसी तरह पाकिस्तान में वापडा का जो इदारा है, जब इनकी भी फ़ाइलें वज़ीर आज़म साहब ने मंगवाई तो वो इदारा भी जो है वो उनकी यूनियंस जो है आपस में इत्तफ़ाक करके पूरे पाकिस्तान की वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो है मुत्तहिद नज़र आई कि अगर आपने हमें छेड़ा तो हम जो है पूरे मुल्क के अंदर हड़ताल करेंगे और इस वापडा के इदारे को चलने नहीं देंगे और लोगों को बिजली की मुश्किलात भी पैदा हो जाएंगी। तो ये अंदरूनी ख़बरें थीं। तो जिस के ऊपर भी
ہی وزیر اعظم صاحب نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، اس ادارے نے وزیر اعظم صاحب کو الٹا دھمکایا۔ تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ چینی جو ہے وہ وزیر اعظم نے پوری کوشش کی کہ چینی مافیا کو ہاتھ ڈالے، ان کو 40 ارب روپے کا جرمانہ بھی کیا، لیکن سامنے عدالت نے جو ہے ایک نوٹیفیکیشن پہ ان کو چھوڑ دیا کہ آپ نے 40 ارب کا جو جرمانہ کیا ہے وہ عدالتوں نے معطل کر دیا، ہائی کورٹ نے۔ اسی طرح جو ہے وہ شوگر مل مافیا اور دیگر جو مافیا ہیں ان کو قانونی تحفظ مل جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک جنگل کا قانون ہے، جیسے ہی وزیر اعظم کسی کو ہاتھ ڈالنے لگتے ہیں تو وہ فوراً کے فوراً جو ہے وہ وزیر اعظم کو آنکھیں بھی دکھاتے ہیں اور ملک کا نظام سٹک کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب پاکستان کے ادارے کام نہیں کر رہے۔ اب وابڈا جو ہے وہ نواز شریف کے دور میں 1300 ارب روپے کا مقروض تھا، لیکن اس وقت جو ہے وہ 2000 ارب روپے سے اس کا جو قرضہ بڑھ چکا ہے۔ وابڈا والے خود جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے وہ بجلی چوری کروانے میں مصروف ہیں۔ ایک عام شخص اگر اس کی انڈسٹری ہے اور ایک عام شخص جس کا گھر ہے، وہ کہیں پر بھی بجلی چوری اگر اس نے کرنی ہو تو وہ وابڈا والوں کو ہی کہتا ہے کہ مجھے آپ بجلی چوری کرنے کا پورا سسٹم بتائیں، تو ان کو یا تو ڈمی میٹر لگا دیے جاتے ہیں یا پھر ان کو جو ہے وہ بجلی کی تاریں ڈائریکٹ لگوا دی جاتی ہیں، اور جیسے ہی کسی بڑے افسر کا چھاپا یا اس علاقے میں وزٹ ہوتا ہے ان کو ایڈوانس فون کر کے یا ان کو اطلاع دے دی جاتی ہے کہ آپ اپنا ڈمی میٹر اتار لیں یا پھر جو ہے وہ اپنی تاریں جو ڈائریکٹ لگی ہوئی ہیں اس کو اتار لیں۔ تو اس طریقے سے وہ وہاں سے منتھلیاں لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے پورے کا پورا جو سسٹم ہے وہ چور بازاری کا ایک نمونہ پیش کر رہا ہے، جس کی وجہ سے 1300 ارب روپے سے لے کر خسارہ جو ہے وہ 2000 ارب سے کراس کر چکا ہے، اور اس کو وزیر اعظم صاحب کنٹرول نہیں کر سکے۔ پاکستان پی آئی اے خسارے میں، پاکستان وابڈا خسارے میں، پاکستان ریلوے خسارے میں۔ اس کے علاوہ صرف ایک ادارہ ہمیں جو ایسا ملا ہے جو کہ وزیر مواصلات مراد سعید صاحب، انہوں نے ایک ادارہ جو ہمارا پاکستان پوسٹ آفس ہے اس کو خسارے سے انہوں نے نکالا ہے، اور 2 ارب ڈالر کا منتھلی خسارہ ہو رہا تھا پاکستان پوسٹ آفس میں، اور انہوں نے اس 2 ارب ڈالر کے منتھلی خسارے کو ختم کر کے اس سال جو ہے 865 ملین جو ہے روپے وہ پاکستانی ادارے کو بچا کر دیے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو جو رائٹ اور لیفٹ میں عمران خان صاحب کے جو لوگ کام کر رہے ہیں ایز اے وزیر، ان میں سے جو ہے مراد سعید صاحب ایک بیسٹ کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جتنے بھی ادارے ہیں، چاہے وہ سٹیل مل ہو چاہے دوسرے ادارے ہوں، وہ سارے کے سارے خسارے میں جا رہے ہیں۔ میرے خیال سے پچھلے دنوں یہ بھی باتیں ہو رہی تھی کہ مراد سعید صاحب کو پی آئی اے دے دیا جائے تاکہ ہو سکتا ہے کہ پی آئی اے کو وہ بھی خسارے سے جو ہے وہ نکال دیں۔ تو اسی طرح سے یہ تمام اشرافیہ جو ہے وہ کس کے کہنے پر چلتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جنہوں نے 30 سال سے اس سسٹم کو جکڑ کے رکھا ہے وہ ہیں 2 پارٹیاں، ایک پاکستان پیپلز پارٹی اور ایک مسلم لیگ نون۔ یہ 2 جماعتیں جو ہیں، ان کے جو سربراہ ہیں، انہوں نے پاکستان کے اندر ایک چپڑاسی سے لے کر ایک ڈائریکٹر تک کی جو بندے ہیں ان کی تعیناتی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کر رکھی ہے۔ تو اس میں 2 قسم کا انفلوئنس آ جاتا ہے۔ ایک انفلوئنس جو ہے کہ اس پارٹی کے سربراہان ابھی بھی ان کو ڈیل کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے اوپر جو انفلوئنس ہے وہ عالمی طاقتوں کا ہے، جیسے آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور امریکہ اور اسرائیل، اس قسم کی، یا یو کے سمجھ لیں۔ تو یہ جو اشرافیہ ہے، یہ جو بیوروکریسی ہے، یا تو بیرونی ہاتھوں سے اپریٹ ہو رہی ہے اور بیرونی ہاتھوں سے ڈائریکٹلی اپریٹ نہیں ہو رہی۔ بیرونی ہاتھوں سے اس طرح سے ہوتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہمارے سابق ہیں، نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب، وہ انسٹرکشن جو ہے وہ لیتے ہیں باہر سے، اور وہ انسٹرکشن جو ہے اسی بیوروکریسی کے اوپر اپلائی کر دیتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب سامنے جو ہے وہ ان لوگوں کو پکڑنے کی بات کرتے ہیں، ان کی فائلیں پی ایم ہاؤس میں منگواتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ چور بازاری کے جو سسٹم سابق حکمرانوں نے لگایا ہوا تھا، وہ ان کو جب انسٹرکشن دیتے ہیں کہ آپ نے ان کا حکم نہیں ماننا، تو وہ ابھی تک جو ہے وہ زرداری صاحب اور نواز شریف کے ساتھ جو ہے مل کے کام کر رہے ہیں، کیونکہ جو عمران خان صاحب کی پالیسیز ہیں وہ ان کو بالکل پسند نہیں آ رہی، کیونکہ وہ ان کی کرپشن پکڑنے کی بات کرتے ہیں، ان کی چور بازاری کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ ایک نظام جو ہے یرغمال ہے، بیرونی ہاتھ ہیں یا جو لوکل ہاتھ ہیں، جو اس ملک کے سٹیک ہولڈر ہیں، جو سابق حکمران ہیں، ان کے ہاتھوں یہ بیوروکریسی اور مختلف چیزیں یرغمال بنی ہوئی ہیں۔ آبویسلی ایک ملک کے اندر جب ایماندار بندہ آتا ہے تو وہ پورے کا پورا سسٹم چینج نہیں کر سکتا، کیونکہ یہاں پر آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ جتنی بھی بیوروکریسی ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ سابق حکمرانوں کے بھرتی کیے ہوئے ہیں، اور وہ خود جو ہے وہ اس میں کرپشن میں ملوث ہیں، تو ان کو آبویسلی عمران خان صاحب کس طرح سے پسند آ سکتے ہیں۔ تو اس ساری سچویشن کے اندر جب آپ کا جو خسارہ ہے ملک کا وہ بہت زیادہ بڑھ جائے، ملک کے اندر جو ہے وہ ڈالر
की भी स्मगलिंग हो रही हो यहाँ से, यानी कि पिछले दिनों में 152 से डॉलर जो है पिछले 3-4 महीने पहले जो रेट था वो अब 175-180 की तरफ गामजन इसलिए हुआ, या ये रेट यहाँ तक इसलिए आया कि सारी की सारी जो स्मगलिंग है, जो हमारे डॉलर हैं वो जो है अफ़गानिस्तान के अंदर शिफ्ट हो रहे थे, क्योंकि अफ़गानिस्तान के जो बैंक अकाउंट्स हैं वो अमेरिका ने मुंजमद कर दिए थे, वहाँ से पैसा जो है वो सारे का सारा निकल गया था। उनको अपनी हालात ज़िंदगी या अपने लोगों का क्राइसिस ख़त्म करने के लिए पैसे की ज़रूरत थी, जैसे ही तालिबान की हुकूमत आई है, और पैसा उनके बैंकों में बिल्कुल डेड लेवल पे था, ज़ीरो था ही नहीं। तो इस इतने बड़े क्राइसिस से वहाँ पे जो फ़ौज है, जहाँ वहाँ पे जो पुलिस है, वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी, उनको तनख्वाहें देने के लिए या मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए पैसा था नहीं। तो इस मुल्क के अंदर से जितना डॉलर था वो स्मगलिंग हो के सारा वहाँ पर पहुँचा। तो ये जो इशराफिया थी जिन्होंने 152 से डॉलर 180 तक पहुँचाया, तो इनको भी रोकने में जो है इमरान खान साहब नाकाम हुए हैं, और कुछ कंट्रोल तो किया है, लेकिन वो कंट्रोल जो है वो नाकाफ़ी है, जिसमें एक उन्होंने फिंगरप्रिंट जो है वो शाया कर दिया है कि अगर आपने एक दिन में अगर आपको 500 डॉलर से ज़्यादा चाहिए तो आपको फिंगरप्रिंट के ज़रिए जो है वो डॉलर लेने होंगे, ताकि हुकूमत को पता हो कि कौन डॉलर ले रहा है, कौन सा मनी एक्सचेंज कितने डॉलर डेली के इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन ये इक़दामात नाकाफ़ी दिखाई देते हैं। ये इक़दामात इतने नहीं हैं कि मुल्क के अंदर जो है वो एक निज़ाम को कम्प्लीटली संभाल लिया जाए। अब इदारों का जो खसारा है वो एक रिकॉर्ड खसारा है, जबकि हमने एक साल में जो किस्त वापस करनी होती है वो 13 अरब डॉलर की कर्ज़े की किस्त वापस करनी होती है। समझ लो कि उसके अंदर सूद भी शामिल होता है और कर्ज़ा भी शामिल होता है। 13 अरब डॉलर एक साल की पाकिस्तान की कमाई नहीं है जितना हमने कर्ज़ा वापस करना होता है, इसलिए आपके डॉलर की फ्लक्चुएशन हो रही है। और सामने इस वक्त कंडीशन ये है कि आपको मुल्क के अंदर मशीनरी मंगवाने के लिए डॉलर जो है बाहर भिजवाने पड़ रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री लग रही है पाकिस्तान के अंदर। तो ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट खसारा है ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस किस्म का खसारा भी मतलब दोबारा बढ़ रहा है, और सामने जो है वो इशराफिया भी कंट्रोल नहीं हो रही। तो ऐसे निज़ाम के अंदर जहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो ऐसी सूरत में एक हालात पैदा हो जाते हैं कि जब वज़ीर आज़म इस मुल्क का किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा, तो वो कोशिश हो रही है कि एक फ़र्द वाहद इस मुल्क में निज़ाम हुकूमत संभाल ले, जो कि एक फ़र्द वाहद के साइन के साथ मुल्क के अंदर करप्ट इशराफिया भी पकड़ी जाए और मुल्क के अंदर निज़ाम भी सीधा हो जाए। तो इसके लिए सदारती निज़ाम जो है वो लाने की बातें की जा रही हैं, उसके लिए रास्ते हमवार हो रहे हैं। ऑब्वियसली अगर हम मिसाल दें तुर्की की, तो तुर्की के अंदर जब इशराफिया जो है वो तैयब उर्दगान को जो है वो मजबूर कर रही थी, इसी तरह महंगाई बढ़ रही थी, इसी तरह तैयब उर्दगान ने अपने कर्जे वापस करने थे, तो ऑब्वियसली उन्होंने जब सदारती निज़ाम जो है लॉन्च किया तो उस वक्त जो है वो इसी तरह मुखालफत की जा रही थी। तो इसी तरह जो सबसे बड़ा इफ़ेक्ट मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर सदारती निज़ाम लाने की जो बातें हो रही हैं, वो सबसे बड़ी डिमांड जो है वो आपकी चाइना की है। चाइना जो है पाकिस्तान के अंदर यक जमाती निज़ाम या इस सदारती निज़ाम देखना चाह रहा है, क्योंकि जो साबिक हुक्मरान हैं वो उनको ये नज़र आ रहा था कि जो सी पैक है, सी पैक के रास्ते में जो करप्शन के बड़े बड़े एलिमेंट्स जो है वो नज़र आए उनको, तो उस चीज़ से नबरदज़मा होने के लिए उन्होंने देख लिया कि इस वक्त जो पार्लियामेंट है वो इमरान खान को ब्लैकमेल कर रही है। यकीनन एक कमज़ोर जो हुक्मरान है, कमज़ोर जो वज़ीर आज़म है, वो चाइना को किसी तौर भी कबूल नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो फैसले इंप्लीमेंट करने हैं पाकिस्तान के अंदर बिजनेस जिस लेवल पे लेके जाना है, और जो सी पैक के अगले मरहले शुरू कर रहे हैं जिसमें इंडस्ट्रियल जोन लगने हैं, तो इस सारी सिचुएशन के अंदर करप्शन फ्री पाकिस्तान को बनाने के लिए एक उनको यही नज़र आ रहा है कि या तो यक जमाती निज़ाम आ जाए या फिर इस मुल्क के अंदर जो है वो सदारती निज़ाम आ जाए। यक जमाती निज़ाम या सदारती निज़ाम अगर इस मुल्क के अंदर आता है तो ये एक वाहिद ज़रिया होगा, ये एक वाहिद रास्ता होगा कि इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान के अंदर करप्शन फ्री निज़ाम लेके आया जाए, और जो है वो चाइना खुलकर इस पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सके। और दुनिया का जो एक रुझान पैदा हो रहा है पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर 800 एकड़ पर टेक्नोलॉजी जोन बन रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरे मामलात के ऊपर जो पाकिस्तान के अंदर एक टेक्नोलॉजी जोन है, उसके अंदर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज जो है इस वक्त अपने ऑफिस खोलने जा रही हैं। मैं कहता हूँ कि मुस्तकबिल का सी पैक जो है वो इस टेक्नोलॉजी जोन से बहुत छोटा मंसूबा हो जाएगा। टेक्नोलॉजी जोन दुनिया का जो मुस्तकबिल है वो टेक्नोलॉजी है। जिस तरह से जो है बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो 300, 400 अरब डॉलर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने जा रही हैं, जो कि गेमिंग कंपनीज हैं। यूट्यूब, फेसबुक और मुख्तलिफ चीज़ों के ऑफिस जब पाकिस्तान में खुलेंगे और अमेज़ॉन और दीगर चीज़ों पर जब बिज़नेस ट्रांसफर
ट्रांसफ़र होगा तो ऑब्वियसली इस मुल्क का मुस्तकबिल जो है वो टेक्नोलॉजी जोन के अंदर है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट आने जा रही है और मज़ीद जो आगे इन्वेस्टमेंट आनी है तो उनको करप्शन फ्री पाकिस्तान चाहिए। करप्शन फ्री पाकिस्तान जो है वो ऐसा हो नहीं सकता कि 350-400 लोग वज़ीर आज़म को ब्लैकमेल करें और अशराफिया ब्लैकमेल करें और ये मुल्क आगे बढ़ जाए। तो दुनिया आपको इस वक्त देख क्या रही है? दुनिया ये देख रही है कि वज़ीर आज़म हो या सदर हो, वो इस मुल्क में इतनी पावर रखता हो कि किसी को भी करप्शन करने पर वो उल्टा टांग सके और उनको पकड़ सके और उनको फांसी की सज़ा भी दे सके। तो ये किसी पार्लिमानी निज़ाम के अंदर जो है एक कमज़ोर वज़ीर आज़म तो ये काम कर नहीं सकता। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि चाइना जो है वो इसमें दिलचस्पी रख रहा है कि पाकिस्तान के अंदर पार्लिमानी निज़ाम वो वज़ीर आज़म को कमज़ोर करता है। तो कमज़ोर वज़ीर आज़म हमारा जो है वो उनके साथ सेटिंग जो है वो बैठ नहीं सकती। तो इसलिए वो पाकिस्तान के अंदर निज़ाम बदलने की बातें कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये चाइना के एंड पे ये निज़ाम हो रहा है कि वो पाकिस्तान के अंदर निज़ाम बदलें ताकि इस पाकिस्तान के अंदर करप्शन फ्री पाकिस्तान हो और वो अपनी इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़े लेवल की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान लेके आएँ। तो ये वजूहात हैं, ये बड़ी बड़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर सदारती निज़ाम को आना चाहिए और सदारती निज़ाम को हम जो है वो इस वक्त समझ रहे हैं कि प्रेफर कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर यही निज़ाम आए तो मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।